नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं साहित्य दर्पण के छठवें परिच्छेद की। यानी कि आज इस वीडियो में हम छठवें परिच्छेद को जो कारिकाएँ हैं या जो श्लोक हैं, जो लक्षण हैं, उनको नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उनसे मैंने कुछ प्रश्न आपके लिए बनाए हैं, जो प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आज इस वीडियो में हम जिनके बारे में चर्चा करेंगे। आइए साथियों जानते हैं। और मुझे लगता है कि यदि आप साहित्य दर्पण को पढ़ रहे हैं या किसी भी एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं, तो ये जो सीरीज हमने चालू की है यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, छठवें परिच्छेद से लिया गया है, अभिनयस्य भेदो नास्ति। साथियों इसमें आपको बताना है कि जो अभिनय होता है 4 प्रकार का, उसमें से कौन सा भेद यहाँ पर नहीं है। देखिए सबसे पहला है आंगिक, वाचिक, फिर है आहार्य, और चौथे नंबर का जो होता है वो सात्विक जो है भेद माना गया है। लेकिन यहाँ पर एक रूपक दिया गया है जो कि अभिनय का भेद नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न आपके सामने है, रूपकेशु अयम नास्ति। देखिए अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो रूपक होते हैं उन रूपक के भेदों में ये नहीं है। कौन सा नहीं है साथियों? तो जैसे आप जानते हैं नाटकम, प्रकरणम, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, ईहामृग, अंक, बीथी और प्रहसन, इस प्रकार से जो है 10 रूपक होते हैं। चूंकि यहाँ पर परिच्छेद एक जो ऐसा ऑप्शन है जो कि रूपक के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि रूपकोपरूपकाणां समीचीनम क्रमो वर्तते। समीचीनः क्रमः। देखिए समीचीनः क्रमः क्या होगा यहाँ पर? समीचीनः यानी सही क्रम क्या होगा? देखिए समीचीन क्रम को हम यदि देखते हैं तो सबसे पहला रूपक यहाँ पर दिया है, फिर उपरूपक दिया है, यानी दोनों की संख्या यहाँ पर पूछी गई है कि संख्या क्या है। तो देखिए पहले 12 है, जो कि रूपक तो शायद 10 होते हैं, 12 नहीं होते हैं, और दूसरा 18, यानी दूसरा तो सही है उपरूपक, लेकिन रूपक यहाँ पर जो है वह गलत है। फिर देखेंगे हम दूसरे नंबर पर जो ऑप्शन है उसमें पहला जो ऑप्शन है वो 10 है, यानी ये 10 सही है, और 12 यहाँ पर गलत है। तीसरे ऑप्शन में हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 3 में पहला भी सही है, 10 रूपक होते हैं, और उपरूपक जो कि नाटिका, त्रोटकम, गोष्ठी, षट्टकम, नाट्य रासकम, प्रस्थानोल्लाप काव्यानि, प्रेंखणम रासकम तथा संलापकम, श्रीगदितम, शिल्पकम च विलासिका, दुर्मल्लिका प्रकरणी, हल्लीशो भाणिकेति च, इस प्रकार से जो होते हैं 18 उपरूपक होते हैं। तो रूपक और उपरूपक ये दोनों यहाँ पर सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, नाटके नंदी भवती। नांदी, नांदी जो होता है साथियों ये क्या होता है? ये जैसे आप जानते हैं नाटक में जो मंगलाचरण होता है नाटक का, उसको ही नांदी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए पहला जो ऑप्शन है वो है अष्टपदी, और दूसरा ऑप्शन जो है वह है द्वादशपदी, और देखते हैं तीसरे ऑप्शन में क्या है, उभयपदी, और चौथे ऑप्शन में है ना किमपि। तो यदि आप इसको पढ़े होंगे और नहीं भी पढ़े होंगे तो आप ये जान लीजिए कि नांदी जो होता है साथी वह नाटक में अष्टपदी भी होता है और द्वादशपदी भी होता है, यानी कहीं कहीं अष्टपदी हमें मिलता है और कहीं द्वादशपदी, यानी दोनों प्रकार के नांदी होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा उभयपदी, यानी अष्टपदी नांदी भी और द्वादशपदी नांदी भी। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखिए वृत्ति से एक प्रश्न पूछा गया है कि संस्कृत बहुलो वाक् प्रधानो व्यापारो इति कस्याः लक्षणम, यानी किस वृत्ति का लक्षण है। चूंकि ऑप्शन में यहाँ पर वृत्तियां दी गई हैं, तो देखेंगे आप पहला भारतीय वृत्ति है, दूसरा लक्षणा है, तीसरा अभिधा है, और चौथा जो है सात्वती वृत्ति है। तो देखिए आप ये जो है ना, संस्कृत बहुलो वाक प्रधानो, जहाँ पर संस्कृत बहुलता होती है संस्कृत भाषा की, वाक प्रधान यानी बोलना ही जहाँ पर प्रधान होता है, ऐसा व्यापार जिस वृत्ति में होता है वह वृत्ति। देखिए बोलना वाक प्रधान तो अभिधा में भी है, लक्षणा में भी है, लेकिन यहाँ पर अभिधा और लक्षणा की बात नहीं चल रही है।
और सात्वती और भारती को यदि हम देखें तो ये दो जो वृत्तियां हैं ये नाटक में जो मातृका का कार्य करती हैं या एक दूसरे से वाक व्यापार करने में जो कार्य करती हैं ये भारती या सात्वती। और भी होती हैं दो वृत्तियां, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास दो ही हैं। तो अब हम इन दोनों में देखना होगा कि भारतीय वृत्ति जो है वो ये कार्य करती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय वृत्तेः लक्षणम। छठवां प्रश्न है साथियों आपके सामने कि प्रस्तावना आमुखम इति कस्याः वृत्तेः भेदो वर्तते। अब ये वृत्ति के अंतर्गत जब आप पढ़ेंगे साहित्य दर्पण के छठवें परिच्छेद को, तो जैसे सबसे पहले भारतीय वृत्ति आई है, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्रमशः सभी वृत्तियों को बताया गया है, तो उनके भेद भी आपको जानना बहुत आवश्यक हैं। तो देखिए प्रस्तावना ऑब्लिक यहाँ पर एक निशान लगा है, इस दूसरा शब्द लिखा है आमुखम, यानी प्रस्तावना अथवा आमुख इति कस्याः वृत्तेः भेदो वर्तते, कौन सी वृत्ति का भेद है। यहाँ पर आपको दो बातें क्लियर हो रही हैं। पहली बात है कि प्रस्तावना को ही आमुख भी कहा जाता है, इसको ही आप भूमिका भी कह सकते हैं। तो ये किस वृत्ति का भेद है, तो आइए जानते हैं, ये भारतीय वृत्ति का भेद है। ठीक है, भारतीय वृत्ति के भी कई सारे भेद होते हैं जिसके अंतर्गत प्रस्तावना यानी भूमिका जो होती है किसी भी नाटक की, वह भारतीय वृत्ति का ही भेद के अंतर्गत माना जाता है। आगे देखते हैं साथियों, प्रश्न नंबर है 7वां। इसमें कहा है कि प्रस्तावनायाः भेदो नास्ति, यानी अभी हमने जस्ट इसके पहले प्रश्न में समझा था कि भारतीय वृत्ति का भेद है प्रस्तावना, जिसको आमुख भी कहा जाता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रस्तावनायाः भेदो नास्ति, यानी भारतीय वृत्ति का भेद प्रस्तावना और प्रस्तावना के भी अंतर्गत कुछ भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, अब यहाँ पहला है प्रवर्तक, दूसरा है अवगलित, तीसरा है उद्घातक और चौथे ऑप्शन में है कि उपर्युक्तेषु नास्ति, यानी जो तीन यहाँ पर दिए हैं इनमें से कोई सा भी राइट आंसर नहीं है। अब हमें देखना होगा कि कितने भेद होते हैं इसके प्रस्तावना के, तो मैं बताता हूँ आपको, 5 भेद इसके होते हैं। जैसे प्रवर्तक है, अवगलित है, उद्घातक है, कथोद्घात है और उद्घातकः कथोद्घातः प्रयोगातिशयस्तथा, तीसरा है प्रयोगातिशय और प्रवर्तक और अवगलित। इस प्रकार से 5 भेद जो हैं प्रस्तावना के माने गए हैं। और यहाँ पर 3 भेद चूंकि दिए हुए हैं और प्रश्न है नास्ति यानी इनमें से नहीं है, तो उपर्युक्तेषु नास्ति, यानी राइट आंसर जो होगा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, चौथा वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं हम, प्रश्न नंबर 8 है इतिवृत्तम कतिविधम भवति। ये देखिए साथियों, जो मैंने प्रश्न बनाए हैं ये छठवें परिच्छेद में जो क्रम दिया है, यानी जो कारिकाएं दी हैं, सबसे पहले नाटक का वर्णन, फिर उपरूपक का वर्णन, फिर धीरे धीरे भारतीय वृत्ति, उसके बाद आगे जैसे गर्भांक का लक्षण है, नांदी का लक्षण है, या हम कहें प्रस्तावना के भेद हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने उसी के अनुसार यहाँ पर आपको प्रश्न बनाए हैं, ताकि यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से आपका यहाँ पर विषय जो है पक्का होता जाए। तो उसके अंतर्गत ही आता है इतिवृत्तम। तो इतिवृत्तम क्या है, किस प्रकार से होता है, ये सब पढ़ने के लिए आप जो वीडियो दूसरा मैं बनाऊंगा उसको आपको देखना होगा, जिसमें इसका लक्षण वगैरह मैंने आपको बताऊंगा। यहाँ पर हम केवल समझेंगे कि यह कितने प्रकार का होता है। देखिए 2 प्रकार का, 5, 3 या कोई भी नहीं। तो साथियों ये 2 प्रकार का होता है। और अगले प्रश्न में हम देखते हैं कि ये क्या है, किस प्रकार से होता है। तो देखिए यहाँ पर फिर एक 9वां प्रश्न आया है कि आधिकारिकम किम। ये आधिकारिक जो है साथियों ये क्या है, प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो ये प्रस्तावना, चूंकि हमने अभी पढ़ा था प्रस्तावना के 5 भेद होते हैं, जिसमें कि हमने पढ़ा था उपोद्घात, कथोद्घात, प्रवर्तक, अवगलित आदि आदि। और चूंकि प्रस्तावना का ही मैंने आपको दूसरा नाम बताया था आमुख, तो ये दोनों तो नहीं होंगे, ये बात क्लियर हो गई। अब तीसरा बचा है इतिवृत्त, जो कि अभी हमने नहीं जाना है। तो साथियों इतिवृत्त के 2 भेद होते हैं, पहला है आधिकारिकम और दूसरा है प्रासंगिकम। तो ये जो 2 भेद हैं इतिवृत्त के अंतर्गत आते हैं, चौथा ऑप्शन का सवाल ही नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पर है भेद, इतिवृत्तम नाम का जो है, इतिवृत्तम जो होता है उसका ही भेद है आधिकारिकम। ठीक है, तो ये 9 प्रश्न साथियों मैंने बनाए हैं और मैं आशा करूंगा कि आपको ये लाभदायक होंगे। और इसी प्रकार से हम इस सीरीज में जो साहित्य दर्पण प्रश्नोत्तरी की एक सीरीज अभी चालू हुए, इसके अंतर्गत हम पूरे साहित्य दर्पण के परिच्छेदों के प्रश्नोत्तर लेकर के आपके सामने आएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी यह शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।